नमस्कार छात्रों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राहुल सिंह, साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। नए लेक्चर के साथ पढ़ रहे हम केमिस्ट्री का। आज हम एंड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? एंड करेंगे। और जितने ज्यादा मुझसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। कम से कम उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के जाना। कुछ भी हो जाए, 1 से 2 बार इसको रीडिंग कर लेना। मोस्ट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने भेज दिए, शायद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला कि अब थ्योरी को हम ज्यादा पढ़ सके। तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, केमिस्ट्री का आज लास्ट क्लास रखेंगे और जो भी मुझको ऑब्जेक्टिव मिलेगा मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, क्वेश्चन बायो की भी, पर बायो का हिंदी मीडियम है, चलेगा? ऑब्जेक्टिव चलेगा ना? तो बायो के जितने क्वेश्चन वो लगभग होंगे 1000 1500 के समथिंग प्रश्न मेरे पास पड़े हुए हैं। उनको मैं आपको क्या कर दूंगा? सेंड कर दूंगा। कभी इतना वक्त नहीं बचा कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। कि जितना हो सकता है उतना प्रोवाइड करा सकता हूँ कम समय में। हमारी बहुत से बहुत कितनी क्लास हो पाएंगी ज्यादा से ज्यादा हुए। कल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, कल से फिजिक्स के बारे में सोचेंगे। तो फिजिक्स की भाई हम 10-12 टॉपिक फिजिक्स हमारे जो पटवारी के सिलेबस में दिए 10 से 12 टॉपिक, उसको भी हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लेंगे। अगर हम 10 से 12 टॉपिक दिए उन्हीं पर चर्चा करें तो आजकल आपको पता है, मैं हकीकत कहता हूं, बड़ा दुविधाजनक प्रश्न है। व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, कोई टीचर नहीं कहता, क्योंकि ये सारा का सारा बिजनेस बन चुका है। शिक्षा की, शिक्षा पे जीएसटी लगती है। अगर शिक्षा पे जीएसटी लग रही तो वो भी क्या है? बिजनेस बच हो गया है। मैं हमेशा हमें खुल के कहता हूं, इसलिए मुझे एक दिन में पढ़ाई नहीं होती। मेरे घर के मेंबर सदस्य वो 2 साल से 2018 से पटवारी तैयारी कर रहे हैं। तब उसमें क्या था, वो पंचायती राज व्यवस्था था। मेरे घर के मेरे सदस्य हैं, मेरे फैमिली मेंबर है, 2018 से तैयारी कर रहे हैं। जब उनको पता था कि 2017 के उन्होंने किसी भी टारगेट नहीं किया, पटवारी आज भी कर रहे हैं। उनको क्या चेंज हुआ है उसमें? मैनेजमेंट ही तो बढ़ा है, और तो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट कर रहे थे इंग्लिश। तो कहने का अर्थ है अभी वो 2 महीने सिलेबस नहीं पढ़ा उन्होंने। मैं उनकी जानकारी लेता रहता हूं, उन्होंने 2 महीने सिलेबस नहीं पढ़ा, उन्होंने 2 महीने रिवीजन किया। लास्ट के जो महीने ना, उनमें ले देकर उन्होंने एमसीक्यू लगाए, पूरा ऑब्जेक्टिव लगाए। और उन्होंने, आज बता रहा हूं कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे चिपल लिए, पूरे दिमाग को मल लिए। मैं डरा नहीं रहा, हकीकत कह रहा हूं। जो बरसात के मैदा के अंदर उचकते हैं कि बरसात आएंगी जब ही हम बाहर निकलेंगे, उस चीज से हट जाओ बच्चों। आप एक मन में गोल ले लो, अब गोल ले लो, अपना एक गोल सेट कर लो, करो तो एक नौकरी करो, 4 नौकरी पर मत भागो। एक नौकरी तैयारी करो, जैसे हमने पटवारी का फॉर्म भरा है, पर हमारा गोल है, मेरा मेंस है जून में, तो मैं उसकी तैयारी करूंगा या इसकी तैयारी करूंगा? मेंस की तैयारी करूंगा ना। पेपर तो देने जाऊंगा, जितना आएगा उतना रगड़ के आएंगे। जून में सिविल का मेंस है, जुलाई अगस्त तो मेरा फॉरेस्ट मेंस है, 2 लगातार मेंस लटके हुए, तो मैं उसकी तैयारी करूंगा, क्योंकि मैं उसी के चक्कर में तो इंदौर आया। आप लोग एक नौकरी के पीछे लग जाओ, एक नौकरी। मैं विश्वास दे रहा हूं, कसम कह रहा हूं, अगर ये नहीं हुआ ना, पढ़ाना बंद कर दूंगा। एक नौकरी के पीछे पड़ जाओ कि सर मैं यही करूंगा, यही करूंगा। लोग, मेरे पिताजी तो मुझसे ये कहते हैं कि अब उस जेल पे नहीं, उसका आता है फॉरेस्ट गार्ड का, उसका ही फॉर्म डाल दे। मेरे पिताजी तो ये कहते हैं आईएएस का फॉर्म डाल दे। मैं नहीं सुनता ना, मैं नहीं सुनता। मुझे पता है कि मुझे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर डाल दिया, छोटा सा भी डाल दिया, मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसे, क्योंकि मेरा मैथ वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है। मैं जिसके लिए बनाऊं वो निकाल पाऊंगा बस। ये गलत फहमी छोड़ दो कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा जेल पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर निकाले, वो गलत है। एक आदमी निकाल पाता है जो मैथ बैकग्राउंड से होता है, हम तो ऑलरेडी बायो बैकग्राउंड से है। आप अपनी सुनो बच्चा, और जितना ज्यादा हो सके तैयारी करो। मैं सब बच्चों से कहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां से जुड़े हैं तो वो सबका सिलेक्शन हो जाए, और एक दिन में सिलेक्शन हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। जब मैं पीएससी की प्री तैयारी करता हूँ ना, प्री अब आने वाला मई, मैं ओनली 2 महीने देता हूँ, 2 महीने देता हूँ, 1 महीने भी नहीं, 2 महीने देता हूँ। क्योंकि प्री मुझे निकालने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो मेहनत थी, जब मैंने पहली साल प्री तैयारी करने आया तो मैं 12 से 14 घंटे डेली पढ़ता था। तो मैं कोई पढ़ाता नहीं था, 1 साल टोटल मैंने
तैयारी की, 12-14 घंटे जितना हो सकता। जो पुणेकर की एमपीजीके की आती थी, एमपीजीके मैं पूरा क्वेश्चन पी गया था उसके लगाने वाले। मुझे किसी को कॉपी देता रहा पुणेकर की, मैंने कहा पूछ लो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक बार पढ़ाई होती है जिस चीज की, अब पीरी आ रहा है, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं 2-3 महीने तैयारी करते हैं। अब क्या करना है उनको, रिवीजन एक बार कर लो, बस एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, फिर उसके सारे से सारे ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। जैसे हमने एमपी, जैसे एमपी तो मैं पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती। अब आया पॉलिटी वगैरह, पॉलिटी का एक बार रिवीजन कर लिया, एक बार उसके क्या लगाना है, क्वेश्चन ले आओ, घटना चक्र ले आओ, या दुनिया भर की किताब आई है, सारी चीज ले आओ। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे बच्चों, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं हकीकत कह रहा हूं, सिलेक्शन आपका आधार पर जो भी नहीं बेटा, मेरी ऐसी बात बोलता हूं कि मैं बता रहा हूं कि जो 40 जो 25 साल हो या 26 साल उम्र हो जाए ना, उसके बाद कुत्तों जैसी हालत हो जाती है। आप भी जान रहे हो, जो लड़के नए हैं, 20 साल के यंग लड़के ना, उनको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं 20 साल का जब मैं था ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं था। पिताजी संपन्न थे, घर वालों से संपन्न था, सब कुछ संपन्न था मैं। अब पूछो 28-27 साल जो भी हो गए हम, अब कैसी हालत हो, कुत्तों जैसी। यहाँ से यहाँ पढ़ा रहे, वहां से यहाँ पढ़ा रहे, नौकरी अभी भी नहीं मिली। 20 साल 25 साल के जो बच्चे, 25 साल के बाद हालत कुत्तों जैसी हो जाती, कुत्तों जैसी, कि समाज में इज्जत नहीं, घर में इज्जत नहीं। घर में रह के देख लो, 25 साल का लड़का घर में रह के दिखा दो 26 साल, वही ने टाने पड़ते, सुबह लेट जगता है, ये करता है, घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता। और शादी हो जाने के बाद तो और जिंदगी थोड़ा जॉब नहीं है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे साथ आ रहा है, सामने वाला जो पार्टनर आएगा वो भी तो आशा लेके आएगा भाई, कि यार मैं किसी के घर में जा रही हूं तो आशा है। और तुम कमाते नहीं हो, तुम 2 रुपए ठन्ना पैसे कमाते नहीं हो, उनकी भी ख्वाहिश खत्म, तुम्हारी ख्वाहिश खत्म, क्या होगा, झगड़े पैदा होंगे। तो जितना ज्यादा बेटा, 2023 कुंभ का मेला है, 23 चलेंगे बच्चों। अगर हम अणु की बात करें, अणु की बात करें तो, या परमाणु की बात करें, ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। सबसे कैसा कण होता है, सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटा ऐड होता है, जो रासायनिक क्रिया में तो क्या लेता है, भाग लेता है। केमिकल रिएक्शन तो करता है, परंतु केमिकल रिएक्शन करने का खुद क्या हो जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कहने का था, परमाणु के अंदर कितनी चीज होती है, 3। एटम्स के अंदर 3 थी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परंतु ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रासायनिक केमिकल कराते, बताओ, इलेक्ट्रॉन का जाते ना, मैंने बताया कल, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था, कोई अणु से टूटकर दूसरा अणु बन रहा था। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो केमिकल रिएक्शन में तो भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें तो इंक्लूड हो जाएगा, परंतु इंक्लूड होने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें सर, या किसी पदार्थ या तत्व यौगिक का सूक्ष्म कण होता है, ये भी सूक्ष्म कण और यही सूक्ष्म कण होता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किंतु किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र। ये बताओ, ये कौन है, ऑक्सीजन, ये कौन है, यहां पर O2 लिख गया, तो बताओ ऑक्सीजन का एक अणु और ऑक्सीजन का अणु, तो ये कौन हो गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए। ये बताओ, मैंने बोल दिया N2 नाइट्रोजन, तो आप क्या कहोगे, नाइट्रोजन के कितने अणु इसमें, तो मॉलिक्यूल मतलब क्या होते हैं, नाइट्रोजन का अणु, एक अणु, और नाइट्रोजन का एक अणु। समझ में आए बच्चा, मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि सूक्ष्म कण रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, अर्थात वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं उस पर। अणु में यौगिक सभी गुण विद्यमान होते, मेरी बात इधर देखना, मेरी बात इधर देखना, इधर देखना, C+O2, आप देखना C+O2, सीखते चलना बेटा। इधर देखना, अणु और मॉलिक्यूल में थोड़ा अंतर बता रहा हूं। ये बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन का कितना अणु है, ऑक्सीजन कितना अणु है, 2। अब इधर कौन बनेगा, CO2। तो बताओ, कार्बन का अणु कितना, इधर ऑक्सीजन का अणु कितना, तो बताओ इसने कोई अणु ने रासायनिक क्रिया में भाग लिया क्या, जितना इधर था उतना ही क्या होता, इधर आ गया, अर्थात कोई रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, कोई केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं या अणु कहते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं एक बार ओके तो लिख दो बच्चा जल्दी से,
शिवा तिवारी, साक्षी जी, संगीता, जल्दी, ओके ठीक है। अगर मैं यहां से आपसे कंप्लीट करना चाहूं मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, तो हमने क्या बताया, किसी पदार्थ, किसी मेटल या एलिमेंट या कंपाउंड के सूक्ष्म कण अत्यंत सुमौलिक छोटे छोटे कण रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करते। अभी बताया है जितने कार्बन उतने थे उतने ही क्या थे इधर। अगर रासायनिक क्रिया में या केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते तो कुछ ना कुछ टूटता उनका भाग, कोई आधा पत्ता बनता। के अणु में तो केवल एक ही परमाणु होता है या एक से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं। अणुओं बेटा तत्व के अणु में, मॉलिक्यूल में एक परमाणु भी हो सकता है और एक से अधिक। देखो बताओ उधर, ये बताओ N2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है N2, तो इसमें कितने अणु हैं, तो N और N, तो बताओ इसमें कितने अणु हैं, दो, तो एक अणु नाइट्रोजन हो गया और एक नाइट्रोजन, तो बेटा इसमें भी क्या होंगे, एक परमाणु हो सकता है या एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तत्व के जो अणु होते हैं उनमें एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अणु O2, नाइट्रोजन का N2। यदि अणु केवल एक है तो परमाणु भी क्या होगा, एक होगा। देखो इधर, यहां पर देखो बेटा, इधर देखना, N2 बराबर N, तो अणु कितना है इसमें, 1 है, तो एटम भी कितना होगा, 1 होगा। यहां पर N एटम मतलब मॉलिक्यूल कितना है, 1, तो एटम भी कितना होगा। तो कहने का अर्थ है जितने मॉलिक्यूल होंगे क्या होता है एटम। अगर मैं पूरे ये बोल दूं, पूरा ये बोल दूं इसमें कितने एटम है, तो आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, 2, ठीक है, ये समझ में आया। यौगिक के अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व होते हैं। ये बताओ यौगिक होता क्या है, पहली बात तो कंपाउंड क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको बच्चों, कंपाउंड होता क्या है, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें कंपाउंड होता क्या है। और जिन बच्चों को आज की क्लास थोड़ा सा, जो बच्चों ने पहले क्लास ली है उन्हें अच्छे से समझ में आएगा आज की क्लास, और जिन लोगों ने आज की क्लास ले रहे हैं वो पहले की क्लास से जुड़ा जाएगा। ध्यान, मैंने बोला कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर ये बताओ सी लिखा है, ये अकेला तत्व है, तो ये कौन है, एलिमेंट। मैंने बोला ओ लिखा है, तो ये कौन है, एलिमेंट। अगर यहां पर O2 लग गया तो ये क्या होगा, O तो एलिमेंट है परंतु इसमें 2 क्या है, अणु है, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन क्या है, एलिमेंट है, N2 लग गया तो ये 2 लगे रहते हैं, 2 कौन है यहाँ पर, मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 2 लगा है वो कौन है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का समझ में आ गया। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं CH4, CH4, तो मैं आपसे पूछूं CH4 में कितने मॉलिक्यूल हैं, बताओ CH4 में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप क्या कहोगे, 1 + 4, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको ये बात समझ आई, मॉलिक्यूल के बारे में समझ में आया। और एलिमेंट समझाता हूं बेटा थोड़ा सा, तो एलिमेंट समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेटा जब अकेला तत्व होता है, अकेला तत्व होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट या तत्व कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं, यहां पर CH4 लिख दिया, क्या लिख दिया, CH4 लिख दिया, तो बचाओ इसमें एक एलिमेंट है या अधिक एलिमेंट है, ये बताओ इसमें एक एलिमेंट है या अधिक है, अधिक है ना, क्योंकि एक तो कार्बन है, एक कौन है, हाइड्रोजन। तो ये कौन सा कहलाता है बेटा, कंपाउंड कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं C6H12O6 की बात करूं तो ये कौन कहलाएगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और एलिमेंट क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, तो आप क्या कहोगे, 6। अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 12। तो अणु मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है, परिभाषा आपको समझ में आ रही हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मैंने अच्छे से पढ़ लिए थे, आज भी देख ले, थोड़ा सा भाग है, आज शेष भाग की ओर चलते बेटा। प्रकृति में पाए जा रहे विभिन्न पदार्थ सूक्ष्म, दुनिया में आपको पता है कि यहाँ पर अणु है, गैस के अणु है, नाइट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन घूम रही है तो ऑक्सीजन के अणु होंगे। क्या आपको दिखाई दे रही है क्या ऑक्सीजन, नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ऑक्सीजन के कण कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं।
जिन्हें हम देख नहीं सकते। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने का अर्थ है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, मेटल की सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो अणु परमाणु होती है। क्या होती है? इधर देखो, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन होती है? परमाणु, एटम होती है। कोई पदार्थ हो उसकी सबसे छोटी इकाई एटम होती है। सबसे छोटी इकाई कौन है? एटम। परमाणु, एटम पदार्थ का मूलभूत इकाई है। तो मैंने बोला अगर आपसे मैटर दिखाओ, मैटर, मैटर मतलब क्या हो गया? पदार्थ। पदार्थ की सबसे स्मॉल यूनिट पूछा जाए, सबसे स्मॉल यूनिट पूछा जाए तो सबसे यूनिट कौन सी होती है? एटम होती है। कौन होती है? एटम्स होती है, अर्थात परमाणु होती है। ठीक है, अब मैं यहीं पर बताएं, इस एटम के अंदर, ये आपका कौन है? एटम्स। इस एटम्स के अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में दो चीज रखी रहती है, एक न्यूट्रॉन, एक कौन होता है? प्रोटॉन। बेटा सीखते चले हो बेटा, जो बच्चे देख रहे हो प्यार से देखते चले। मैंने बोला इस एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये कौन है आपका? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और इसके बाहरी कक्षा पे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा पे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मोस्टली किस पे पाए जाते हैं बेटा? एटम्स पे पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस पे पाए जाते हैं? एटम्स पे पाए जाते हैं। तो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन पढ़ लो, फिर क्या पढ़ लो? प्रोटॉन पढ़ लो, फिर न्यूट्रॉन पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्चार्ज नलिका के द्वारा किसने की थी बेटा? सर जे जे थॉमसन ने। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब इस पीपीटी में आ गया तो इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो किसने की है? जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है बच्चों? जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का मूल्य तय करें। तो मेरा कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर पाया जाता है? एटम्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर पाया जाता है? एटम्स के ऊपर। जिस पर 16 गुणा 10 की घात क्या होता है? कूलम ऋण पाया जाता है। ये कैसा आवेश होता है? इस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो अच्छा, पहला पॉइंट यहां से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? बात करें इसका द्रव्यमान, याद कर लेना 9.1 10 की घात -23 कुछ था, कल का पूरा दिखाया था। तो इसका जो द्रव्यमान आप पूरा याद कर लेना, 9.1 10 के -23 था, कुछ ग्राम था। तो इलेक्ट्रॉन पता चल गया कहां होते? इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऊपर होते। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश चार्ज होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की है बच्चों? गोल्ड स्टीनर। गोल्ड स्टीनर ने की। इस कण का प्रोटॉन नाम देने वाला, प्रोटॉन नाम किसने? रदरफोर्ड ने। ये दो नाम आप शब्दांश वाली याद कर लो कि क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन ने की है गोल्ड स्टीनर ने, जबकि जो प्रोटॉन नाम किसने दिया है? रदरफोर्ड साहब ने। अगर आपको पता है ये भी किसके ऊपर पाया जाता है बच्चों? परमाणु, एटम के ऊपर। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सारे के तीनों किसके ऊपर पाए जाते हैं बेटा? एटम्स के ऊपर। इस पे कैसा चार्ज होता है बच्चा? कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। हर पॉइंट को लेकर चल रहा हूं बेटा, आप सीखने की कोशिश करें। इस पे इकाई कैसी होती है, यूनिट कैसी होती है? धनात्मक या पॉजिटिव होती है। इसका द्रव्यमान आप कर लेना लगभग 31 था, 1.67 इंटू 10 की -31 था। तो आप पहले पीपीटी देखना, उसको पूरा लिखे जाए। ठीक है, इसका द्रव्यमान सामान्यतः हाइड्रोजन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान कितना बेटा? 1.67 10 के 31। इतना ही द्रव्यमान किसका होता है? मास कितना होता है हाइड्रोजन का? तो आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है, प्रश्न छप गया है कि किस तत्व का मास, द्रव्यमान संख्या, एटम मास किसके बराबर होता है? हमेशा प्रोटॉन एटम मास और हाइड्रोजन का एटम मास हमेशा क्या होगा? बराबर होता है। अगर इसका 1.67 10 की -31 है तो हाइड्रोजन का भी इतना होगा। तो बच्चों ये प्रश्न बन गया है, पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। प्रोटॉन ऐसे दर्शाते, ऐसे गलत क्या? ठीक है, दर्शाते। कोई दिक्कत है बेटा? सही बच्चे थोड़ा कमेंट कर दीजिए बेटा, जल्दी से, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से कमेंट करिए। अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूट्रॉन की बात करें, किसकी बात करेंगे?
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। चैडविक ने सन 1932 में ज्ञात किया था। तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की क्या की थी? खोज की। इन बच्चों इसको याद कर लेंगे, इसको भली बात याद कर चलेंगे। जब बोरोलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार कर, बोरोलियम धातु होती है बेटा, जब बोरोलियम धातु पर कौन से कण की बौछार की गई? अल्फा कणों की बौछार गई, तो एक अन्य प्रकार का कण पाया गया जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। बेटा सीखने की कोशिश करना। सबसे पहले न्यूट्रॉन के कौन थे ज्ञाता? चैडविक साहब से। चैडविक साहब ने क्या किया? बोरोलियम ले लिया। क्या ले लिया? बोरोलियम। बोरोलियम ले लिया। क्या ले लिया? बोरोलियम। बेरिलियम। बेरिलियम। इस पर किसकी बारिश कराई थी? इस पे अल्फा कणों की क्या कराई थी बेटा? अल्फा कणों की बारिश कराई। तो अल्फा कणों की जैसी बारिश कराई तो इस पर नया चार्ज चढ़ गया। कौन सा चार्ज चढ़ गया? नया। अर्थात इस पर न्यूट्रॉन आवेशित होने लगा। इस पर किसकी उत्पत्ति हो गई? न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हो गई। तो बात करें तो न्यूट्रॉन कब उत्पन्न हुआ? तो बेरिलियम पर अल्फा कणों को चढ़ाया था या न्यूट्रॉन के। यह एक नाभिक क्रिया में भाग पाया जाता है या परमाणु का एक मूल इकाई है। ठीक है, इसका द्रव्यमान आप याद रखो। ये इधर देखना, इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया था। ध्यान रखो बच्चों, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन शून्य होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर क्या होता है? क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बेरिलियम पर छिड़का कर बनाया गया है। इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती है। तो वही बात बोली है, इसका द्रव्यमान आप याद कर लोगे 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, और कुछ याद नहीं करना। दोबारा बताता हूं कौन कौन से पॉइंट आपको याद करना है कि खोज किसने की थी? चैडविक ने। कैसे बनाया था? बेरिलियम पर अल्फा की क्या कराई थी? बारिश कराई थी। अगर बात करें, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता और 1.6 इसका द्रव्यमान होता है। क्या आपको इतनी बात याद हो सकती है? क्या इतनी बात आराम से याद कर सकते हो बच्चों? अगर मेरी क्लास में थोड़ा धैर्यता से बैठे हो तो ये भी आपको समझ में आएगा। परमाणु संख्या, एटम नंबर, किसकी बात करेंगे? एटम नंबर। कल भी निकालना सीखी थी, कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी। एटम नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, और एटम मास क्या होता है, सारी चीजों पर चर्चा की थी। आज थोड़ा सा और देख लो, कई बार पूछा जा सकता है। तो मोसले ने बताया था कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणु में क्या होगी? ये बताओ, ये कौन है? परमाणु। परमाणु में ये कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये कौन होता है? ये प्रोटॉन है। और ये कौन है? न्यूट्रॉन। तो उन्होंने क्या बताया था? प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की क्या होगी? संख्या होती है प्रत्येक एटम में परमाणु की संख्या। प्रत्येक एटम में परमाणु नंबर होगा। मैंने बता दिया सर, ये आपका एटम है, पूरा का पूरा एटम्स। पूरा पूरा क्या है? एटम्स। एटम्स में ये कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है? न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन। तो प्रत्येक परमाणु में या एटम में न्यूक्लियस प्रोटॉन की संख्या होती है। वो अलग अलग भी हो सकती है। मैंने बताया कार्बन की 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी? 6। मैंने बोला नाइट्रोजन की अलग है, मैंने यूरेनियम की बताई 92 बताई कर। तो प्रत्येक परमाणु की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये भी तो कल बताया था आपको, लाइन लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं। जितना है प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। कल ये बताओ बेटा, C6, ये बताओ ये कौन है बेटा? प्रोटॉन की संख्या। ये कौन है? प्रोटॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा तो क्या? 12 × -6। तो बेटा इधर देखना, अगर जितने प्रोटॉन है उतने क्या होंगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। पूरी तरह से सिलेबस चल रहा है बच्चा, ध्यान रखना। ठीक, और परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या का परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है क्रम रखना। एक हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 2, 1 पर। हीलियम 2 पर, लिथियम 3 पर। इसी तरह क्रमांक होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। कल इस पर हम सवाल भी कर चुके, समस्थानिक, समभारिक, सब न्यूट्रॉन और आइसो डायपर। ठीक है, परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या,
यही तो होगी बेटा, या प्रोटॉन की संख्या कह लो या इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई दिक्कत है बेटा? देखो कार्बन की परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, तो इसकी परमाणु संख्या भी कितनी होगी? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। क्या कल बताया था क्या मैंने? नीचे जो होती है उसे परमाणु संख्या, एटम नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर तीनों कहा जाता है। अब देखेंगे बेटा, कोई बच्चा ये बता दे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, इसको क्या कहते हैं? मास नंबर ऑफ द एटम मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, कोई बता देगा? हाँ, ऊपर होते। चलो एक बार और डिटेल से पढ़ लेते, कल हमने सवाल ही सवाल कराए थे, आज थोड़ा सा बात कर लेते अंदर। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित, ध्यान रखना, किसका? एटम का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब लो सर, द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमास है ना बच्चों, ये मास, सीखो इधर, मास किस पर डिपेंड है? प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और किस पर बेटा? न्यूट्रॉन पर डिपेंड है। अभी बात करूंगा कैसे डिपेंड है, अभी दिखाऊंगा आपको। पहली बात, प्रश्न प्रश्न यहां से पकड़ लो, जो एटम मास होता है वो किस पर डिपेंड होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? इसलिए परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। किसी तत्व का परमाणु, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है? आप देखना इधर, मास जो है वो किस पर डिपेंड है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर, है या नहीं है? ये बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, कल की क्वेश्चन किया था, आज भी क्वेश्चन करूंगा, लो बच्चों देखो उधर, C612। अब मुझे क्या निकालना है? मास। अभी तो हमको पता है कि मास ऊपर होता है 12, करेक्ट पता है हमको 12 होता है। ये 12 कैसे आया, ये भी तो पता लगा ना। तो मास कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही तो निकालते हैं। तो बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी है? ये पता चल गई 6, पता चल गई 6। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कर दी तो आया कौन सा गया? 12 ही तो आया, आएगा यानी। अगर वो चल जाएगा ठीक है, वैसे तो हमने तो आपको निकालना सिखा दिया, 12 आ गया नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन कैसा भी आया, अगर पेपर में आ गया कि एटम मास क्या होता है, तो आपको एक आंसर लगाना पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग, प्लस कर दो बस, इन दोनों को प्लस कर दो, आप दोनों को प्लस कर दो, आपका मास निकल कर आ जाएगा। समझ में आया तुमको? बिल्कुल बढ़िया। देखो इधर देखेंगे, हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन है और 2 ही क्या है? न्यूट्रॉन। 2 ही न्यूट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है, तो हीलियम का मास भार कितना होगा? मास कितना रहेगा? 2 + 4। अभी तो बताया वही वाला, बताया नहीं बताया? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु जेड, वो सब थ्योरम है, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन था मास वाला, फिर से समझेगा कि मास कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक? चलो बच्चों, समस्थानिक, अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, समस्थानिक कल बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है, फिर भी ये वाला पॉइंट यहां से देख लो बस। बहुत चर्चा कर ली थी कल समस्थानिक पे। बताओ समस्थानिक में क्या होता है? नंबर्स क्या होते हैं? एटम नंबर्स, एटम्स नंबर जो होते हैं, एटम्स नंबर सेम होंगे। एटम नंबर क्या होते हैं? सेम। जबकि जो मास होता है वो क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। देखो 17 और 17, एटम नंबर 17 और एटम नंबर 17 बराबर है, और देख लो मास कितना है? 15 और 17 अलग अलग है, ठीक है? तो ये कौन हो जाएगा बेटा? समस्थानिक होगा। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये आपको याद करना पड़ेगा। पोलेनियम बताया था कल, पोलेनियम की सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं, कल बताया था बेटा, लगभग 27 के समथिंग होते हैं, ठीक है? कार्बन वगैरह के उपयोग, ठीक है? समभारिक कोई बताएगा? समभारिक, बिल्कुल, जिनका एटम मास सेम होगा और एटम नंबर डिफरेंट होगा, देन कॉल समभारिक या आइसोमर। ये भी कल हम चर्चा में कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम बात करें। देख लो लिखा है यहाँ पर, प्रश्न भी लिखा है, देखो बच्चों, ऊपर मास सेम है, मास सेम है, मास सेम है, द्रव्यमान संख्या समान है, परंतु जो एटम नंबर है 18, 19, 20, ये क्या है? अलग अलग होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हम समभारिक कहते हैं। सम न्यूटोनिक क्या होगा? इसमें न्यूट्रॉन की क्या होगी? संख्या इक्वल्स होगी, बराबर होगी। क्या होगी बेटा? देखो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो उधर देख लो, C6 14
C6 14, 7 नाइट्रोजन 15। अब बताओ, ना ये समस्थानिक ना ये संभारिक। अब देखो 14 में 6 गई कितनी होती, 8, 15 में 7 गई तो 8, तो ये कौन सी बोले जाएगा, सम न्यूटोनिक। क्या बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा, सम न्यूटोनिक समझ में आ गया। अब आते हैं परमाणु श्रृंखला, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से भी सीखेंगे और थोड़ा अंदर भी चलेंगे। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद परमाणु की आंतरिक संरचना समझने हेतु, कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन को खोज लिया था और प्रोटॉन को खोज लिया था। वैज्ञानिक कहां चुप बैठते, वो तो सोचते कि इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, प्रोटॉन पता चलेगा, अंदर और चलो, इस एटम्स के कहां चलो, अंदर चलो। एटम्स के अंदर गए तो कुछ और उन्हें नया मिला। पहला वैज्ञानिक गया था जिसका नाम जेजब थॉमसन था। जेजब थॉमसन ने परमाणु के अंदर गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता चल गया था, चैडविक साहब ने, थॉमसन साहब ने पता लगा लिया था, परंतु उन्होंने इस एटम की बाल की खाल निकाली थी। बेटा इतना समझ में आया हो तो जल्दी ओके करो फटाफट मुझे। चलेंगे थॉमसन वाले बाबा की बात करते। थॉमसन वाले बाबा क्या कह गए थे हमसे, थॉमसन वाले बाबा। थॉमसन साहब ने क्या किया, थॉमसन साहब ने बता दे तो सबसे पहले बच्चों देखने की कोशिश करना सही बच्चे, बेसिक सी चीज है, प्रश्न यहीं से बनेगा, बेसिक सी चीज से ज्यादा प्रश्न बनेगा। बेसिक सी चीज क्या है, थॉमसन सबसे पहले जे थॉमसन ने 1898 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। बेटा कब का व्यक्ति है, 1800 ईस्वी का है, लगभग 200 साल पुराना हो, लगभग क्या है 18 सर 98 है, हाँ जो ही मान लो पुराना है। कितना पुराना व्यक्ति था, आज भी इसको पढ़ रहे हैं, तो इसना कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी छाप आज तक चल रही है। हम भी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाए कि हमें भी लाइफ में पढ़ा जाए। मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, हम कुछ नहीं करके हम इस धरती के बोझ हैं बेटा। उसी ने इतिहास रचा है जो एक ही रास्ते पर चला है। मैं आज कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये पैसा है ना, ये पैसा नाम का चीज है ना, पैसा ये बर्बाद करता है आदमी को। तुमको ये लग रहा है सर क्या कह रहे हैं, सर पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है, आबाद करता है, ये पैसा ही सबको सब कुछ बर्बाद कर रहा है। ये मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों के टर्म बता रहा हूं मैं, यहां से कुछ चीज बताऊं समझने वाला, पैसा कैसे बर्बाद कर रहा है आपको ध्यान रखना है, आपको कैसे बर्बाद कर रहा है। जैसे आप सपने लेके आए पीएससी करना, मुझे डीएसपी बनना है या डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना है, लड़की लेके आई सपना या लड़के लेके आई सपना, जीवन में परिस्थितियां सबकी खराब होती है, आज सुख है कल दुख आएगा, कल दुख है तो कल सुख आएगा। से सबको पता है कि आज हमारा अच्छे दिन चल रहे हैं तो कल बुरे दिन भी आएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं इस विषय में क्योंकि मुझे बात आपसे करनी है। पीएससी करने आया, मैं ही मान के चल रहा हूं, मैं ही क्या करने आया, पीएससी कराया, पूरा जोश के साथ आया, पूरा एनर्जी के साथ पूरा करने आया, जोश के साथ आया कि अब मैं पीएससी डीसी या डीएसपी या मैं जो भी अधिकारी बन के लौटूंगा। मैंने लगभग कितने साल, 2 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, लगभग 2 साल तैयारी की, अच्छा चल रहा था। अब बीचों मेरे आ गया दुख, मुझे परीक्षा लेने आ गया मेरा क्या दुख, मेरी परीक्षा लेने आ गया दुख। अब मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी, पैसों की क्या होने लगी, कमी होनी, बता रहा हूं सबकी बात कर रहा हूं। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करने लगा, दुख आ गया, दुख आपकी परीक्षा लेने आया कि अपने मार्ग से हटता या नहीं हटता, समझे ना। दुख आ गया, दुख ने लालच दे दिया इसको, तेरे पास पैसे नहीं है तो एक काम कर दे, जॉब कर ले, पार्ट टाइम क्या कर ले, आता है मन में सबके में, पार्ट टाइम क्या कर ले, जॉब कर ले, पार्ट टाइम जॉब कर ले, पार्ट टाइम। तो दुख ने एक लालच दे दिया इसको कि लाला कुछ नहीं है तो पार्ट टाइम जॉब कर ले। तो मैंने कहा चलो यार जॉब कर लेता पार्ट टाइम, या मैं कहीं पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मैंने 1 घंटा पढ़ाया, 1 घंटा पढ़ाया, पैसा आया 1 घंटे के हिसाब से। फिर उसने कहा कि और पैसे आने लगे, मन में लालच आया, तो मैंने 5 घंटे पढ़ाने लगा, पढ़ाई को भूल गया। अब जिस सपने के लिए आया वो भूल गया, किसने लालच दिया, दुख ने। अगर आपके पास दुख, ये दुख तभी तो आया कि आपको भटकाने के लिए पैसे दे रहा है, आपको लालच दे रहा है कि भैया ले पैसे कमा, तुम जिसके लिए आए थे ना वो भटक गए।
अब दुख ने आपको क्या दे दिया? पैसा दे दिया। आप पैसे के पीछे चले गए, पड़े रहे। जिस सपने के लिए आए तो वो सपना भूल गया, आप जिंदगी में कलेक्टर नहीं बन पाओगे। पैसा तो आज आज कितना कमा लोगे एक कोचिंग से? कितना? अरे अच्छी से अच्छी पोजीशन पर तो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख मिल जाते हैं अच्छी कोचिंग बैठ सजेस्ट को। कॉटेल हो गया, बड़ी बड़ी एकेडमी हो गई, 2 लाख कमा लोगे। पर जो जो सपने जो देख के आए थे पीएससी, अगर तुम डीसी बने गए ना, डीसी, वो तुम्हारी वो उसके पैसे ही कमी, वहां हाथ धर देता, वहां लाखों ऐसे झाड़ देता पैसे। ये पैसा सब कुछ को आता है। दुख दुख आया, परेशानी आई, परेशानी तुमको क्या दिखाया? पैसा। और तुम पैसे के पीछे पड़ गए ना तो इससे दूर हो जाओगे। अगर तुम पे दुख आया, तुमने कहा ठीक है मैं देख लूंगा, 1 साल और देखूंगा, एडजस्ट कर रहा हूं मैं, मम्मी से पापा से लड़ बिठाकर तुमने 1 साल के लिए और मना कर लिया, तो दुख दुख ये कहेगा ये तो हरामी है, अड़ियल है, ये नहीं पैसे के पीछे आ रहा। फिर आपको कह रहा हूं, आप जिस मार्ग में जाते हो, जिस दिन तुम्हारे ऊपर वर्दी लग जाएगी डीएसपी की, ये सीना है ना, जो सीना, ये ऐसा हो जाता है। जो कद काटी है ना वो ऐसे हो जाते हैं। लड़कियों को देखना, जो एसआई लड़की है जो वर्दी है, या डीएसपी लड़की, देखना आप लोग वर्दी में कितनी सुंदर लगती लड़की लगती, कितना यूनिफॉर्म का जो देखना, सब कुछ कपड़े फीके उन पर, यूनिफॉर्म पर जो पहनती है ना, बहुत शानदार। लड़के भी देखना जो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसा ही हो, कांस्टेबल हो, जो अपने आप रूप देकर चेंज हो जाती है। तो बेटा जिस चीज के पीछे पड़ रहे हो ना, उसी चीज के पीछे पड़ना। आपके बीच में दुख आएगा, संकट आएगा, आपको मार्ग से भटकाने के लिए आएंगे। आपको पैसा आएगा बीच में, क्या आएगा? पैसा। पैसा आपको मार्ग से भटकाएगा, आगे कहेगा चल मेरी तरफ आ जा। अगर तुम पैसे की तरफ चले गए ना, कभी डीसी डीएसपी, पैसा कब अच्छा कमाओगे ना, जब तुम डीसी बन जाओगे, डीएसपी बन जाओ, पटवारी बन जाओ, 30-35 हजार सैलरी बेटा, ऊपर की कमाई, समाज में रिस्पेक्ट। अभी क्या कर लो? कुछ नहीं। 15-20 हजार की पार्ट टाइम जॉब करो, कोई है उसमें इंक्लूड? 12 घंटा ही नौकरी करवा देगा और पूरी दम से आपका मजे लेगा तुमसे। तो मैं कह रहा हूं, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, अभी आपको सर दुख तो जिस पे बीतती वही आता है। मैं कह रहा हूं जिस पे बीतती वही निपटता है, जिसने पानी फैलाया वही पोंछा लगाएगा, पर समाधान सबका है। ठीक है, भटकना नहीं। बीच में मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए ये मेरी आप बीती है, इसलिए बयां कर रहा हूं कि बीच में मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी भटका था। 1 साल पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ये लालच आया था, अच्छा पैकेज आया था, उस पैकेज को मैंने पकड़ लिया था और लग गया। मेरे पूरा का पूरा 8 महीने की पढ़ाई, जो मेरे 1 साल में 12 घंटे पढ़ा था, उस घंटे की पढ़ाई को मैंने जीरो कर लिया था। आज हकीकत कह रहा हूँ, इस ऑनलाइन कह रहा हूँ, जीरो कर लिया था। मुझे महसूस हुआ कि इसने तो मेरी लाइफ खराब कर दी, जिसके लिए आया था वो नहीं बन पा रहा मैं। फिर मैंने सारे ड्रॉप किए, कुछ ही चुनिंदा 1 या 2 बैच करता हूँ। यहां से, जहां सुबह लाइब्रेरी से आए, खाना किया, आप यहाँ आए, अब यहां से सीधे जाएंगे अपनी लाइब्रेरी पर, बैग उठाए, लाइब्रेरी पढ़ो, लौट गया। इससे क्या हो जाता है? हैंडल करना सीख गए लाइफ। तो पूरा निर्भर मत हो, क्योंकि पढ़ाई एक बार ही होती है, 12-14 घंटा, 1 साल दे पाओगे। फिर कभी कह रहा हूं 8 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। 4 घंटे सुबह दे लो, 4 घंटे रात में, 8 घंटे बहुत होते, सभी सेंट होते 8 घंटे। ठीक है, ये बात बोली थी, थोड़ा सा हम पर मन में आया तो बोल दिया। ठीक है, अगर बात करें जे थॉमसन की, बात करें जे थॉमसन ने 1898 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल देने का श्रेय किसको जाता है आपको पता है? थॉमसन साहब को दिया था। यही प्रश्न सबसे पहले बन सकता है कि परमाणु मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। यह प्रश्न बनेगा, छपेगा, और आप लोग उसमें रह जाओगे। तो मैं बार बार चिल्ला कह रहा हूं कि जो जे थॉमसन मॉडल है, वो हमारे, सॉरी, परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था। परमाणु का कौन सा मॉडल है बेटा? पहला मॉडल है। परमाणु का सबसे पहला मॉडल है, जे थॉमसन ने दिया। आपके ऑप्शन में 3-4 और वैज्ञानिक होंगे, पर आपको पहले लगाना चुनना ये। अब इन्होंने क्या किया? परमाणु एक गोलाकार पिंड है, परमाणु एक सर्कल है। इन्होंने क्या बोला? परमाणु एक सर्कल है जिसका पूरा धनावेश एक समान से वितरित रहता है। क्या होता है? जिसका पूरा आवेश एक धन रूप से साबित होता है। देखो इन्होंने क्या बोला, इनका जो बाहर का आवरण होता है, पूरा बाहरी आवरण जो होगा ना, पूरा बाहरी आवरण जो होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। इन्होंने ये पूरा, इसका पूरा धनावेश एक समान रूप से गोले में वितरित रहता है। तो ये बताओ, ये पूरा का पूरा गोला है, सर्कल है,
वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो मॉडल सामने, थॉमसन सामने क्या बोला था कि जो परमाणु होता है पूरी तरह से क्या होता है, धनात्मक होता है, वो पॉजिटिव होता है। बोला याद नहीं बोला। अब तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन बीच में रखे रहते हैं। इन्होंने क्या बोला, जो इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में रखे रहते हैं, बीच में रखे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में रखे रहते हैं, बीच में। आपने तरबूज खाया है, तरबूज, तरबूज बोलते हैं लाल कलर वाले को, और गर्मी का वाटरमेलन बोलते हैं इंग्लिश में उसे। तो बेटा क्या होता है, आपने तरबूज खाया, तरबूज खाते हैं तो उसमें पूरा लाल, अंदर से काटो, दो हिस्से में काटो, अंदर क्या होता है, लाल होता है। लाल कौन हो गया, धनात्मक पार्ट। लाल कौन हो गया, धनात्मक पार्ट। और उसमें बीज निकलते हैं, बीज कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उन्होंने क्या बोला, जो पूरा का पूरा जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक पार्ट होगा। इनके बीच में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन। तो बीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। इनके अलावा परमाणु की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वो त्रिज्या जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 10 के मास सेंटीमीटर। क्या आपको ये मॉडल समझ में आया कि थॉमसन साहब ने क्या बोला था। मैं 2 मिनट के अंदर आपको पूछने वाला हूं कि थॉमसन मॉडल क्या था। चलो बच्चों बताओ कुछ, थॉमसन मॉडल क्या था। वॉइस आ रही है, आ रही है सर अब, बिल्कुल ओके संगीता। समझ में आया कि आपको मॉडल क्या था, जे जे थॉमसन का मॉडल। बच्चों अगर समझ में आया है तो जल्दी से लिखो जे जे थॉमसन मॉडल। तो जे जे थॉमसन मॉडल के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली, जे जे थॉमसन मॉडल क्या था। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या संपूर्ण धनावेश की उदासीन करने के लिए 8 पर्याप्त नहीं है। मतलब बता रहा हूं उसके बारे में। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या संपूर्ण धनावेश को उदासीन करने के लिए, ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, धनावेश, उदासीन करने के लिए। क्यों बताओ, प्लस और माइनस मिलेंगे तो वह चीज उदासीन का प्रवेश होता है। संख्या 8 छोड़ो, इलेक्ट्रॉन पर्याप्त नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के लिए पर्याप्त नहीं होते। इस मॉडल को रेजिंग बुडिंग मॉडल, याद रख लो, ये प्रश्न आ चुका है, प्रश्न आ चुका है। रेजिंग बुडिंग मॉडल या प्लम बुडिंग मॉडल या तराजू तरबूज मॉडल, इसको 3 नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न पूछा है रेजिंग बुडिंग मॉडल किसने दिया, तो थॉमसन साहब ने दिया था। बेटा प्लम बुडिंग मॉडल भी किसने दिया, तो थॉमसन साहब ने दिया। और तरबूज मॉडल किसने दिया था, थॉमसन। ये तीनों नाम इतनी तरह से आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, ये तीनों नाम ही पूछे जाएंगे अगर आएगा तो प्रश्न। ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं। ठीक है, परमाणु संरचना का वर्तमान ज्ञान रदरफोर्ड की परमाणिक धारणा पे आधारित है। एक एक चीज समझाने वाला हूं आपको। मैं कह रहा हूं सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था थॉमसन साहब ने दिया, फिर उसके बाद आया था रदरफोर्ड। परमाणु संरचना का वर्तमान ज्ञान, इस पर मॉडल वाला है। आधुनिक जो मतलब मॉडल रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत आरित किया था। कह सकते हैं इस धारणा को 1911 में प्रकाशित किया। इस प्रयोग में सीए प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। इस प्रयोग को क्या बोलते हैं, चलो एक मैं पूरा प्रयोग करके ही दिखाता हूं आपको। इसे सीए प्रकीर्णन, सीए प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। इस प्रयोग में उन्होंने जब पतली स्वर्ण पत्ती पर मोटाई पत्ती ली 0 सेंटीमीटर और क्यू कणों को आगत किया, तब निम्न परिणाम मिले। देखें, अधिकांश एक कण स्वर्ण पथ से विक्षेपित हुए बिना सीधी रेखा में चले गए। कुछ अल्पाकार विभिन्न कणों में बनते हुए अपने पूर्व पथ में चले गए और विक्षेपित कण बहुत से कम 2000 में से एक कण स्वर्ण पथ से टकरा अपने पूर्व दिशा में लौट। अब ये क्या कह रहा है वो सीखना है। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रयोग को समझ लो। अगर ये आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई तो उसकी थ्योरी आएगी। पानी पिलाना, ठीक है, समय की कोशिश करना। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में बता देता हूं पूरा। बेटा इस थ्योरम को थोड़ा देख लेना, रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था और क्या नहीं बोला। ये परिचित है थोड़ा सा, बहुत समझ में आएगा आपको, कुछ नहीं है। मैंने बोला रदरफोर्ड साहब ने एक प्रयोग किया।
उन्होंने एक स्वर्ण परत ले ली। कैसी परत ले ली? सोने की परत ली, स्वर्ण परत ली। एक स्वर्ण परत ले ली थी रदरफोर्ड साहब ने, और उनको एक चारों तरफ पर्दे लगा दिए। क्या लगा दिए? चारों तरफ पर्दे लगा दिए। स्वर्ण परत लगी और उसके चारों तरफ क्या लगा दी? पर्दे लगा। अब रदरफोर्ड ने यहां पर एक अल्पाकरण गुजारी। क्या? अल्पाकरण गुजारी। रदरफोर्ड साहब ने जैसे ही अल्पाकरण गुजारी तो स्वर्ण परत से टकराई होगी। स्वर्ण परत से टकराई तो जैसे ये स्वर्ण परत से टकराई ना, तो जो अल्पाकरण के जो एलिमेंट थे वो बाहर की ओर चले, सारे टकराकर, कोई इधर चला, कोई इधर चला, कोई इधर चला, कोई इधर चला गया। सारे अल्पाकरण के जो कण थे वो क्या हो गए? कुछ अल्पाकण सारे के सारे बाहर निकले। 20,000 बार जो अल्पाकण थे वो क्या हो गए? बाहर निकल गए। परंतु एक अल्पाकण, कौन सा? एक अल्पाकण, एक अल्पाकण टकराकर वापस इसी की तरफ आया। वापस किसकी तरफ आया? इसकी तरफ आया था। एक टकराकर वापस इसी की तरफ आया था। मेरी बात समझ आ रही है? सारे कहने का अर्थ यहां से अल्पाकण गुजारे और इससे टकराए, सारे के सारे इतर बितर हो गए, परंतु एक अल्पाकण जो था वो टकराकर रिफ्लेक्ट हुआ। टकराकर क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। उसी दिशा में टकराया और उसी दिशा में क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। यही था रदरफोर्ड का नियम। अब मैं आपको थ्योरी पर ले चलता हूं। अब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। देखेंगे, देखेंगे, आपको पता है इस प्रयोग में उन्होंने क्या ली बेटा? पतली सी स्वर्ण परत ली, जिसकी मोटाई कितनी थी? 0.004 सेंटीमीटर थी। ये क्यू कोणों पर आघात, मतलब पर्दे की तरफ वो आघात थी। अब क्या करना? अब देखना, अधिकांश एक कण स्वर्ण पथ से विक्षिप्त हुए बिना सीधी रेखा में चलेगा। मतलब यहां से बिना रेखा में क्या हो गए? यहां से सीधी रेखा में चले गए। अब देखना, कुछ अल्पाकण विभिन्न कणों बनातु अपने पूर्व पथ में विक्षेपित हो गए, भटक गए। क्या हो गए? इतर बितर हो गए, भटक गए। अब क्या हो गया? विक्षेपित कणों में से बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक कण, कौन सा कण? 20,000 में से एक कण पथ से टकराकर अपने पूर्व मार्ग में आया। 20,000 में से एक कण स्वर्ण पत्र से, मतलब स्वर्ण परत से टकराकर कहा आया था? उसी मार्ग में लौट आया था। आया था ना बेटा? देखो भाई, आपको ध्यान होगा तो उसी मार्ग में लौट के आ रहा था। 20,000 कण में तो इतर उतर हो रहे थे, परंतु एक कहाँ आया था? इधर आ रहा था। आ रहा है बेटा? इसी रदरफोर्ड का मॉडल कहा जाता है। ठीक है बेटा? ठीक है, समय आने की कोशिश करना। इन परीक्षाओं के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना संबंधी कुछ नियम निकाले। आवाज तो है सर? आवाज तो है? हाँ, पता नहीं, आवाज तो है? संगीता जी आ रही है सर, अब वॉइस कह रही है। चलो बच्चों, आवाज आ रही है तो ओके लिखना बच्चों जल्दी से। ठीक ठीक ठीक। देखेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत रिप्लेस हो रहा था। आप देखेंगे, रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना संबंधी कुछ निष्कर्ष निकाले। अब ये पूरी प्रोसेस हो गई तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेगा। अब हम शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह करने के बाद हमको पता चल जाता है कि अब दूसरी बार ये गलती नहीं करेंगे। करते हैं बेटा? शादी हो जाती है, शादी ब्याह करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है हम पे, और दूसरी शादी करते घर में तो अब पता चला वो गलती दोबारा, फिर उसको मन में निष्कर्ष कर लेते कि अब हम ये चीज नहीं करेंगे। इसी तरह इन्होंने भी शादी की प्रयोग किया, तो उसके क्या निकाले? थोड़ा सा निष्कर्ष निकाले। ठीक, क्या निष्कर्ष है? परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। परमाणु का आकार बड़ा होगा और नाभिक का आकार क्या होगा? छोटा। परमाणु का साइज बड़ा होगा और उसका न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या न्यूक्लियर की रेडियस कितनी होगी? 10 से 15 मीटर होगी। परंतु आपको बता दूं, ये चीज आपके काम की भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते बल्कि नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ये तो सबको ही पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते क्योंकि इसकी कक्षा होती है, भाई कम कक्षा होगी। तो आप इसको एक बार देख लेना। और देखो, इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे के विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बने रहते हैं, ये बताना आपको। देखना बच्चों थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये आपका कौन है बेटा?
ये आपका एटम है, ये आपका क्या है, एटम। ये कौन है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, इसमें कौन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। ये कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसकी चारों तरफ क्या लगाता है, कच्चा, इसकी भी लगाता है। तो बताओ, इधर देखना, ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन कभी इसकी कच्चा को छोड़ेंगे? क्योंकि ये नाभिक है ना, इसको जाग एक बल लगाता है, फोर्स लगाता है। इसके कारण वो फोर्स को ना विद्युतीय बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जिसके कारण वो बंधे रहते हैं। अब आता है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए निल्स बोर। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को किसने दूर की, कमी को दूर किसने किया था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को किसने दूर किया, तो बोर साहब ने किया था। किसने किया, बोर साहब ने किया। अब इसने कमी क्या बताई, सबसे पहले उन्होंने कमियां बताई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कुछ निर्धारित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो चारों तरफ कहीं ना कहीं अपनी कक्षा में घूमते हैं। कहां पर, कक्षा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, उसकी कक्षा होती है। तो इन्होंने पहला क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी क्या बनाते हैं, ऑर्बिट बनाते हैं। देखो ये ऑर्बिट बनी बेटा, बनी है या नहीं बच्चा। तो इसी तरह ये भी ऑर्बिट है। तो उन्होंने पहला सिद्धांत क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वृत्ताकार सर्कल क्या बनाते हैं, सर्कल क्या बना रहे हैं, ऑर्बिट बनाते हैं, कक्षा कहते हैं। आप बताएं, प्रत्येक ऑर्बिट ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न रहती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर पर एनर्जी देती है। बताओ, ये कच्चा है, पृथ्वी कच्चा है, पृथ्वी सूर्य की चारों चक्कर लगाती है, तो अपनी कक्षा भी तो लगाती है। किसी मंगल ग्रह की कक्षा में लगाती है क्या, क्यों लगाती है, क्योंकि वो चारों तरफ उसको क्या मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है, एक बल मिल रहा है। अगर बल ना मिले तो किसी ना किसी से टकराएगा। तो जो अपनी कक्षा में लगाता है उसके लिए क्या चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक आकर्षक बल लगता है। तो वही बताया है, अगर ये वाली कक्षा है ना, वो इसके चारों तरफ क्यों है, क्योंकि वो ऊर्जा के कारण, एक आकर्षण फोर्स के कारण होती है। ठीक है, किसकी कक्षा इसमें, एन मान का, किसकी कक्षा है बेटा, के एल एम एन। तो बेटा ये वाली देखो, ये लिखा है के, ये वाली बाहर से चलेंगे तो देखो पूरा दिखा देता हूं आपको पूरा। ये देखो, ये कौन सी हो गई के, ये कौन सी एल, ये कौन सी एम, ये कौन सी है। तो के एल एम एन में बताया 2 8 8 वो प्रोसेस पहले बता चुका। ठीक है, आधी कक्षा घूमती है। और आप थोड़ा देख लेना, मुझे ज्यादा कुछ इसका खास लग नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब आते थोड़ा सा हम और, थोड़ा सा और लेते हैं नया चैप्टर के साथ। चलो पहले कठोर जल से स्टार्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि अब और रह गया, आपको याद करने वाला टॉपिक रह गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा। कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, इन सारी चीजों को पहले भी चर्चा कर ले, परंतु जो प्रश्न आएगा मैं वही भी टारगेट करूंगा आपको। कठोर जल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाटर क्या होता है। ठीक है, जब जल में हाइड्रोजन, गुरु पीपीटी नहीं बन पाती तो इसी कारण थोड़ा सामना पड़ता है। जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट के रूप में, जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लोराइड के सल्फेट के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम लड़ा। ये याद कर लो बेटा, कठोर जल क्या होता है, बस एक प्रश्न यहीं से बनेगा। कठोर जल, एक ही प्रश्न आएगा, कठोर जल किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा आयरन के लवण की उपस्थिति जल कठोर बनता है। एक ही प्रश्न आएगा, चुनौती ले लो बस। एक प्रश्न ही इंपोर्टेंट है कठोर जल का, कि इसमें कठोर जल क्यों बोला जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवणता के कारण। अगर किसी पानी में कैल्शियम ज्यादा है और किसी पानी में मैग्नीशियम ज्यादा है, क्या होगा। समुद्र का जल देखा है, नमक नमक नमक, समुद्र का जल कौन है, कैल्शियम। नमक में कौन होता है, NaCl। तो जो नमक होता है, क्लोराइड वगैरह होता है, तो कहने का अर्थ जितना ज्यादा नमक होगा, या हम कह सकते हैं कैल्शियम होगा, उसमें क्या होगी, कठोरता होगी। तो एक प्रश्न ही बनेगा वहां से, बस इंपोर्टेंट है, याद कर लो बस। अब कठोर जल किसके कारण होता है,
कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिकता है। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता, कभी भी झाग। समुद्र में चले जाना, लाइव डब वगैरह कुछ भी ले जाना, लाइव बुल ले जाना, डब ले जाना, कुछ भी ले जाना, झाग नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। अतः धुलाई के लिए उपयुक्त भी नहीं है। और नदियों का जल देखा हो, नदियों के जल को पी लेते हम, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। मीठा पानी इसलिए कहते हैं, क्या बोलते हैं, मीठा पानी। मीठा पानी क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। और नदी के पानी से नहाओ तुम, ताजा ताजा हो जाओगे। क्या हो जाएंगे, ताजा ताजा हो जाओगे। कहने का अर्थ है वहां पर मीठा पानी भी होता, पीने योग्य पानी होता है, समुद्र का पानी नहीं होता। तो प्रश्न आपको एक मिल गया यहाँ से, यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यही प्रश्न आपको मिल जाएगा किसी ऑब्जेक्टिव किताब में। अब मृदु जल क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से युक्त जल को, इसमें से युक्त का मतलब है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ना होगी, या साबुन के साथ क्या देता है, झाग देता है। अब समझ में आ रहा है बेटा, साबुन कैल्शियम वगैरह की मात्रा कम होगी, ध्यान रखना। थोड़ा सा सीखते चलो और कुछ नहीं बेटा, इसलिए थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। जो थ्योरिकल पार्ट बचा है थोड़ा सा, उसको ही मैं खत्म कर लूंगा, जिससे ये साबुन की क्या झाग देता है। अपमार्जक के उपयोग द्वारा ही कठोर और मृदु जल में विविधता नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, ये नहीं कह सकते कि कठोर पानी और मृदु जल, इस डिटर्जेंट के आधार पर हम ना कठोर कर सकते ना ही मृदु कर सकते। बस भरा अनुसार जल के प्रति मिलियन हटा दो, इसमें कोई मात्रा नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन की लवणों को दूर करने की प्रक्रिया को मृदुकरण कहते हैं या सामुनीकरण कहते हैं। अब कैल्शियम के अणुओं को और मैग्नीशियम के अणुओं को कम कर दिया, इस क्रिया को मृदुकरण कहते हैं। आपका प्रश्न बन चुका है, वही आएगा और कोई नहीं आ रहा, ये मैं आपको लिख दे रहा हूं। तय हो गया है तय, और इसमें कुछ भी नहीं है। अस्थायी कठोरता देख लो, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। कैल्शियम और आपको दो ही नाम मिलेगी पूरे पानी में, कैल्शियम और मैग्नीशियम की हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति में जो कारण होता है वही होता है, कुछ ही नहीं मिलने वाला पूरा पानी। अब प्लास्टिक देख लो फटाफट, क्या देख लो, प्लास्टिक। प्लास्टिक देख लो, प्लास्टिक क्या होती है, तो प्लास्टिक मुख्य रूप से पहले कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला प्रश्न यहीं से बनेगा। प्लास्टिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात इसमें कार्बन भी पाया जाए। या बनने के समय मुलायम रहते, ठंडा होने पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाते हैं। आपको पता है प्लास्टिक जो होती है, पहला प्रश्न यहीं से बनाया जाएगा, प्लास्टिक कैसा बहुलक है या कैसा पॉलीमर है। तो पॉलीमर मतलब कैसा है, ये कार्बनिक पॉलीमर है। जब ये बनता है तो ढीला हो जाता है, मुलायम होता है, और ठंडा होने पर क्या हो जाता है, कठोर या ठोस हो जाता है। तो पहला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, पहला प्रश्न ही काफी इंपोर्टेंट है। जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, कार्बनिक या कार्बनिक पॉलीमर होता है। दो प्रकार की प्लास्टिक होती है, एक कृत्रिम प्लास्टिक होती है। कृत्रिम प्लास्टिक कौन होती है, जो प्रयोगशाला में या इंडस्ट्री एरिया में बनाई जाती है, प्रयोगशाला लैब में बनाई जाती है, और जो इंडस्ट्री में बनाई जाती है। सबसे पहले आता है थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है थर्मोप्लास्टिक, इसको थोड़ा सीखते हुए चलेंगे बच्चा, इसको थोड़ा सीखते हुए चलेंगे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर तो आसानी से विकृत हो जाती तथा आसानी से मुड़ जाती है, उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर आसानी से चेंज हो जाए। ये बताओ, इसको गर्म करूंगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसका शेप विकृत हो जाएगा। तो ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर इसका आकार विकृत हो जाए, आकार चेंज हो जाए, ऐसी प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। बेटा थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल पूछा जाएगा, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, पॉलीस्टाइरिल थर्मोप्लास्टिक है बेटा, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, और पीवीसी ये भी थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कुछ उदाहरण है। तो बेटा याद करना बेटा, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरिल हो गया, टेफ्लॉन हो गया, और पीवीसी। पीवीसी के पाइप देखे हो आपने, पीवीसी के पाइप आपने देखा हो, घर में नल आते हैं,
पीवीसी के पाइप होते हैं, और कुएं में मोटे मोटे नल वो डलते पाइप डलते हैं, वो पीवीसी के। बता रहा हूँ पीवीसी क्या होता है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक आपको समझ में आया। तो बेटा इधर देखते हो चलना। तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल आप भली भांति सीख लेना, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल सीख लेना, ठीक है। तो पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक होती है। तो ध्यान रखने के। अब थर्मोसेटिंग क्या होती है, थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोसेटिंग क्या होती है, बात करें थर्मोसेटिंग की, बात कर ले थोड़ा सा। थर्मोसेटिंग पहले थर्मोप्लास्टिक होगी, अब थर्मोसेटिंग क्या। तो बेटा कुछ ऐसी प्लास्टिक, कुछ ऐसी प्लास्टिक, कुछ ऐसी प्लास्टिक जिसे एक बार आकार में ढालने के बाद दोबारा गर्म करने करके नहीं बनाया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। कैसे, कैसे बताओ। मान के चले एक ऐसी प्लास्टिक है, एक बार गर्म कर लिया, मुलायम हो गई, अब ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगी। अब जिसे दोबारा से मुलायम नहीं किया जा सकता इसका। अच्छा अब देखो, वो पहली बार थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक तो उसे कितनी बार गर्म करो और कितनी बार उसका आकार में डाल सकते हो, परंतु इसको एक बार गर्म करने पर बन जाएगा, फिर दोबारा इसका आकार नहीं बदला सकते। तो आपने पहली बात बताऊं, आपने बचपन में देखा हो काली प्लास्टिक होती थी, ब्लैक टीवी का ब्लैक होल प्लास्टिक होते, टीवी पुरानी आती थी, काली प्लास्टिक को कबाड़े वाला भी नहीं लेता था। आप लोग ने कुछ तो देखा होगा, अगर काला प्लास्टिक होता वो दूर रख देता, क्योंकि काली जो प्लास्टिक होती थी वो कौन होती, थर्मोसेटिंग होती, क्योंकि इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका उदाहरण याद कर लेना, इसका उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण बेकिलाइट, बेकिलाइट और मेलेमिन। बेकिलाइट वही है जो टीवी के पीछे जो काली प्लास्टिक होती है, उसी को बेकिलाइट कहते हैं। टीवी देखना होगा, पहले टीवी जो आती थी इतनी बड़ी आती, टीवी इतनी बड़ी टीवी आती थी, दोनों हाथ में पकड़ के ले जाना पड़ता था। उसके पीछे जो काले कवर का, काले रंग का कवर होता था, उसको कहते थे बेकेलाइट, अर्थात काली प्लास्टिक होती है वो बेकेलाइट कहलाती है, जिसको कबाड़े जलाने पर धुआं आता था, जलती भी आसानी से नहीं है, ठीक है। और मेलेविन ये भी ऐसी प्लास्टिक है, दोनों ही का। अब देखो बेकेलाइट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दी गई। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है, पॉलीमर है। बेकेलाइट में कौन पाया जाता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड होता है। यही पूछा जाएगा बेकेलाइट किससे बना होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, जो सोडियम हाइड्राइड की एक उपस्थिति में बनता है। यदि ऊष्मा विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, कोई करंट का प्रभाव नहीं होगा। कंगियां, कंगी जो होती कंगी, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, अभिलेख विद्युत स्विच, विद्युत स्विच हो गए, बर्तन के हत्थे, बर्तन के हत्थे काले होते हैं, बर्तन के हत्थे काले वगैरह किससे बने होते हैं, बैकलाइट से बने होते हैं। तो बैकलाइट काली ही होती है। सेलेविन क्या होती है, या अग्निरोधिक है, ऊष्मा सहन कर सकता है, और इस प्रकार इसका उपयोग फर्श, टाइल्स और अग्निरोधी बर्तन, ये भी काली टाइप की होती है, जो बर्तन वगैरह में यूज करते हैं अच्छी तरह, ठीक है। और कुछ देखो, और कुछ है क्या, प्लास्टिक साइजर उच्च क्वथनांक वाले होते हैं, ये रखो या नहीं रखो, हमेशा इनका क्वथनांक ज्यादा होता है, पानी से ज्यादा, मतलब कि इनको प्लास्टिक जो अच्छी वाली प्लास्टिक होती है, काली वाली होती है, आसानी से जलती भी नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। प्लास्टिक गुड़ वगैरह देख लेना, ठीक है। कुचालक तो होती है, ये विद्युत की कैसी होती है, कुचालक होती है। ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना, जिन पॉइंटों को मैंने अंडरलाइन करके पढ़ा था उन्हीं पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। रबड़ देखेंगे, रबड़ देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताओ, आज थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि आप कह रहे हो सर थोड़ा जल्दी भगा रहे हो। जल्दी नहीं भगा रहा, सिलेबस टाइम पे कर रहा हूं बस। जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से, जल्दी बच्चों बताओ। यस सर प्रजापति साहब, यस सर, जल्दी से देखिए, जल्दी से, कोई दिक्कत है बोलिए प्लीज, क्योंकि आज केमिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी और कल से आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, कल से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रबड़ देखेंगे, रबड़ क्या देखने वाले, रबड़ जो घरों में यूज होती है, रबड़ लड़कियां हेयर बैंड के रूप में इस्तेमाल करती है, बाइक में रबड़ होती है। रबड़ का दैनिक जीवन में बहुत फायदा, रबड़ का क्या होता है दैनिक जीवन में बहुत होता है। रबड़ एक बहुलक है, पहली बात तो पॉलीमर है,
पॉलीमर है। ये भी प्रश्न बन सकता है आपका, रबड़ क्या है? पॉलीमर। ठीक है। जो लेटेक्स का वृक्ष होता है, कैसा वृक्ष? आप देखना जैसे सदाबहार वनों में देखो, सदाबहार जिसमें लगातार वर्षा होती रहती है, सदाबहार जैसे अपना हो गया अमेजन का जंगल हो गया आपका, हमारा जैसे डेल्टा वगैरह क्षेत्र हो गया, वेस्ट बंगाल का जो पार्ट होगा उसमें जंगल पाया जाता है। तो एक वृक्ष होता है लेटेक्स, ऐसा वृक्ष है, ये वृक्ष है। और वहां पे एक कटोरी लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा दी? एक कटोरी बांध देते हैं, और इसमें यहाँ पर कट लगा देते हैं। जैसे कट लगा देते हो इस, और यहाँ पर कुछ ना कुछ भी रख कर देते हैं, जिससे पूरी की जो कट लगाते जब दूध निकलता है, दूध पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा गिरता है। हाँ, मैं चित्र डाल नहीं पाया, डाल दूंगा, बताऊंगा। अकौआ देखा है? अकौआ, सबने अकौआ का पेड़ देखा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अकौआ का, जिसके पत्ते होते थे, अब तो पता बहुत टाइम से मैंने भी नहीं देखा अकौ पेड़। हाँ, वो वाला फूल बिल्कुल। अकऊ जो पेड़ होता है, अकऊआ वाला पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, शहर में तो नहीं मिलेगा, तो उसके फायदे बहुत होते हैं। उसका जो पत्ता होता था, पत्ता इतना बड़ा समथिंग होता है, उसको कहीं चोट लग जाए या सूजन आ जाए तो उसको सेकने के लिए हल्दी में लगाकर सेका जाता था, जिससे उसकी सूजन खत्म हो जाती। उसका दूध बहुत खतरनाक होता था बताते हैं। आंख में पड़ जाने पे तो आंख की सेल को कमजोर कर देता है दूध वगैरह उसका। जैसे अकौआ के पेड़ से दूध निकलता है, इसी एक पेड़ था लेटेक्स। लेटेक्स पेड़ ये अच्छा होता है, लंबा तगड़ा, ये लंबा तगड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अकौआ पेड़ झाड़ी जैसा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, झाड़ू जैसा होता है। तो लेटेक्स वृक्ष, वृक्ष में कटोरी लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर चीरा लगा देंगे, तो दूध पूरा का पूरा इस कटोरी में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है डेली। तो इसकी तो खेती करते हैं, लेटेक्स के वृक्ष की बॉल लगाते हैं, तो इसी तरह डेली के डेली कई क्विंटल तक या कुछ किलो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मशीनों में इसको फिल्टर किया जाता है, उसी से क्या और मिला दिए जाते हैं, कुछ तत्व मिला दिए, इससे रबड़ वगैरह मिल जाती है। तो सबसे पहले जो रबड़ प्राप्त होता है वो लेटेक्स से प्राप्त होते हैं, वृक्ष पर होता है, जो कि सदाबहार वनों के जंगल में पाए जाते हैं, वृक्षों को दूध से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। जो कि रबड़ जल में कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन का मतलब है ये घुल जाती है, कोलाइड हो जाती है। ठीक है। इसका उपयोग कागज पर ही ग्रेफाइट के निशान मिटाने के लिए करते हैं। ये समझ में आ रहा है बेटा? रेजर हो गया, रेजर की तरह आपने लकड़ी की पेंसिल को नुक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, लकड़ी की पेंसिल की नुक ग्रेफाइट, जब कागज पर लिखते हैं तो उसका फिर साफ करने के लिए इस रबड़ का उपयोग करते हैं। इसका नाम रबड़ पड़ा क्यों? मिटाने किया। इनके दूसरे गुण से प्रत्यास्थता, जल अवशोषण क्षमता, छोड़ दो से, इतना देख लेना बस, फालतू की चीज है यहाँ पर, ये वाला पढ़ लेना। ठीक है। पहले रबड़ को अमेजन, अमेजन की जंगल है बेटा, सबसे बड़े जंगल अमेजन की जंगल, और वायरे की जंगल जो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पड़ते वायरे के जंगल से प्राप्त किया जाता। अमेजन नदी रबड़ के उत्पादन में, रबड़ के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा जो लेटेक्स वृक्ष जो होता है वो अमेजन नदी के आसपास पाया जाता है, वहां के शीतोष्ण क्षेत्र में। आप थोड़ा सा देख, ये बताओ थोड़ा सा, अगर पटवारी देने के बाद आप कौन सा एग्जाम दोगे? मैं एक सलाह दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा क्या दोगे? कुछ एग्जाम की सोचा कि सर पटवारी देने के बाद जल्दी गर्म नहीं हुआ तो कुछ तो सोचा होगा कि क्या तैयारी करना। अगर आपकी उम्र कम है और पढ़ने के जिज्ञासा केंद्र है और अच्छा अधिकारी बनना चाहते हैं, अच्छा अधिकारी बनना चाहते हैं कम समय में, एक अच्छी नौकरी बता रहा हूं, रिस्पेक्ट, पावर, डीएम जैसी होगी आपकी। अगर आप थोड़ा सा उस पर मेहनत कर लोगे, लग के मेहनत कर लोगे, लग के थोड़ा बताओ इसके बारे में, अच्छी सी नौकरी, क्योंकि मैं भी इसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ, और जल्द से जल्द उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे कम समय में। तो प्रिपरेशन बता रहा हूँ, बता देता हूँ प्रिपरेशन कैसी करनी है, वही बता देता हूँ, क्योंकि आज केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अगर आप पटवारी में, खुदा ना खास्ता क्या हो जाए आपके, मैं तो चाहता हूँ कि आप पटवारी में क्या हो जाए, सभी लोग सिलेक्ट हो जाए, खुदा ना खास्ता। अब बड़ी देखो पटवारी बन जाओ तो भी आपको बड़ी चाहिए, व्यक्ति सोचता है कि मैं अब अधिकारी बन जाऊं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है पटवारी। प्रशासन जो होता है, सबसे बड़ी इकाई डीएम वगैरह होते हैं, और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पटवारी होती है।
पटवारी से बड़ा गिद्दावन होता है, फिर तहसीलदार आई या आर आई वगैरह सब होते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन करना चाहूंगा, अगर आपने थोड़ा सा बायो बायो है क्या किसी के पास, फिजिक्स, किसके पास ऐसा एक चॉइस है कि जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह से ग्रेजुएशन की हो, इसमें मैथ है तुम्हारे पास, एमबीए किया है, अगर जिसके पास है, मैं ये कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, 1 साल में अधिकारी बन जाओ। कौन सी नौकरी बताऊं, पर वो थोड़ा सा बायो मैथ वालों के लिए, पीसीएम चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो वगैरह, पीसीएम वगैरह। अब आपको एक चीज बताऊं, इसे कहते हैं एमपीपीएससी, पीएससी, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। आप कहोगे सर ये तो पीएससी है, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल पीएससी है, पर बेटा इसमें लगना बहुत आसान है। अभी रह रहा है 450 नंबर का, 450 नंबर से कितने नंबर किस्त हो गई है, 250 नंबर पर लड़कों को इंटरव्यू बुला लिया। कितना रेशियो गिराओगे देख लो, 450 नंबर में से 250 नंबर पर लड़के चले गए, इतना लड़का विश्वास गया है धनाधन वाला। मैं थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, पटवारी तो बनोगे भगवान से आप बची जाओ। आप पीसीएम वाले हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं जो बच्चे सुन रहे हैं, और नहीं है तो वो कर लो बेटा, अगर जल्दी नौकरी लेनी है तो, क्योंकि मैं तो इसके सपोर्ट में रहता हूं, क्योंकि इसमें क्या आने वाला है, सबसे पहला अगर आप बनते हो तो एसीएफ बनोगे, एसी एसीएफ बनोगे, क्या बनोगे, असिस्टेंट कंजर्वेट फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसे एसडीओपी कहते हैं। फिर बनोगे इसके नीचे रेंजर, क्या बनोगे, रेंजर। यही 2 पोस्ट, मेरे पिताजी रेंजर, तो बता रहा हूं कितनी कमाई, 2 ही पोस्ट निकलती है रेंजर की और एसीएफ की। रेंजर थोड़ा सा ग्रेड, मतलब रेंजर से प्रमोशन होता है एसीएफ से। अब एसीएफ का प्रमोशन होगा डीएफओ में, 2 डिवीजन का ऑफिसर होता है, डीएफओ बनता है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। फिर इससे बड़ा होता है सीसीएफओ होता है, वो यूपीएससी बनते हैं। डायरेक्ट डीएफओ बनोगे ना आप, डीएफओ डायरेक्ट डीएफओ, वो यूपीएससी बनते हैं। स्टेट पीएससी बनाती है एसीएफ, अगर डीएफओ बनना है वो बनाता है यूपीएससी, फॉरेस्ट सर्विस वाला। हम लोग एसीएफ बन के जाएंगे, फिर हमारा 6-7 साल में प्रमोशन हो जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, डीएफओ बनते डायरेक्ट। अब सर कहोगे सर ये तो ठीक है सर, अधिकारी लेवल की नौकरी होगी, पर बनेंगे कैसे, बनेगी कैसे, बस 1 साल। आप कहोगे सर आप तो बन ही नहीं पाए, तो मेरा तो आने वाला है ना पेपर, जुलाई में पेपर है, बन जाएंगे जुलाई में, ठीक है। एक पहले, अब पैटर्न चेंज हो गया, पहले दिया 19 वाला दिया तो 20 वाले मेरा हुआ नहीं था, तो इसलिए दे नहीं पाया। अब 21 वाला देंगे, और 19 वाला दिया था उसमें भी हम कुछ नंबर से रह गए थे। अब हमारा 21 वाला डला, 21 वाला है, मतलब जून जुलाई अगस्त में समथिंग हमारा मेंस है। तो कहने का 1 साल आप पूरा सा अच्छा दे लो, जो बच्चे सुन रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, प्री तो सबका ही होता है, बस आप प्री अच्छा कर लो, प्री में सी सेट, जीएस का, एक जीएस का पेपर होगा, एक सी सेट का होगा। अगर इसमें आप 80 क्वेश्चन, 75 प्रश्न ला दो, 75 प्रश्न क्वेश्चन ला दो, अर्थात आप 150 नंबर इसमें ले आओ, और बहुत सरल है सी सेट, आप देख लो। अब इसमें 70 ले आओ, बस 70 क्वेश्चन ले आओ, तो इसके कितने हो गए, 140, टोटल कितना हो गया, हाँ 290, यही हो गया बेटा, लिस्ट चली गई। इस बार खैर आ ही गई थी, कुछ कारण से हो गया, पर 280 275 पे लिस्ट आती सी सेट। अब ये कंप्लीट कर लो बेटा, और मेंस तो सरल पड़ जाता है थोड़ा सा। मेंस में कुछ नहीं बेटा, जो बच्चे मेंस में देते ना, 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट आएगी मेंस में, मेंस होगा 450 नंबर का। तो बता देता हूं जो लोग तो तैयार करने के इच्छुक होंगे, 450 का मेंस होगा, और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। कोई झंझट नहीं है इसमें, इंटरव्यू वगैरह होता है, 10 यूनिट है, 1 से लेकर 4 यूनिट फॉरेस्ट की है। वो मैं, अगर कोई मुझसे सलाह लेगा फॉरेस्ट की यूनिट, मैं पूरा सिलेबस दे दूंगा, पूरा का पूरा फॉरेस्ट का दे दूंगा आपको, पूरा सिलेबस दे दूंगा। फॉरेस्ट की 4 यूनिट है, 1 यूनिट 10 नंबर की आती है सभी को ना। अब मैं ये बता रहा हूं थोड़ा सा, इसमें एक चीज मैं बताऊं पहले, इसका जो मेंस होता है ना, मेंस वो 2 चरणों में होता है। इसका मेंस कितने चरणों में होता है, 450 नंबर 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है एक ही दिन है, 3 घंटे का पेपर होगा, पूरा मेंस खत्म हो गया, एक दिन में ही खत्म होगा, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव होता है इसी का होता है। एक खंडा पेपर होगा,
एक खंडवा पेपर होगा, ये 150 नंबर का होगा, 300 का होगा, ये 150 का होगा, 300 का होगा। अब बताऊं थोड़ा सा बनने वाला, इसमें बेटा 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सीखो बेटा, बता रहा हूं आपको, बहुत फायदा मिलेगा। 50 नंबर का है, इंटू 3 बराबर कितना, 150। और इस 50 में से कितने क्वेश्चन आपको बताऊं, 35 क्वेश्चन एमपी के आते हैं, एफपीजीएस के 35 क्वेश्चन। देखो कितना एवरेज है, जिसका एमपी अच्छा वो ले जाता है। 35 क्वेश्चन अर्थात गुणा कर दो 35 इंटू 3, 120 के समथिंग कुछ नंबर होंगे, जो भी तो होगा। और बच्चे कुछ से जो 15 क्वेश्चन है वो भूगोल से आ गए, पॉलिटी से आ गए, फला, तो 35 क्वेश्चन पूरा यहां से आएगा। अब बचा 300 नंबर, 300 नंबर की आती है 10-10 यूनिट, ठीक है। अब बात करेंगे 1 से 4 यूनिट किसकी है, फॉरेस्ट्री की है। वो मैं कवर करवा दूंगा, आपका लिखित दे रहा हूं, मेरे पास सारा कंटेंट है। अगर जिसको चाहिए मुझसे संपर्क कर लेना, मैं पूरा कंटेंट फॉरेस्ट देवा दूंगा। और सर 1 से लेकर 3 यूनिट, 4 5 6, 4 5 5 6 7 यूनिट जो है साइंस की है। क्या है बच्चा, साइंस की है। 4 यूनिट फॉरेस्ट की, पॉलिसी क्या होती है वगैरह वगैरह, और 3 यूनिट किसकी है, साइंस की है। टोटल यूनिट कितनी, 7 हो गई। एक यूनिट, 8वीं यूनिट जो है ना, वो पर्यावरण की है। और सर 9वीं यूनिट जो है वो एमपी की जनजाति, एमपी की जनजाति आती है। क्या आती है, जनजाति। और 10वीं यूनिट में बेटा कौन आएगा, आपको बता दें, मैथ आएगा। क्या आएगा, मैथ आएगा। 10 नहीं, थोड़ा बहुत आएगा। तो एवरेज देखो, ये एवरेज है ना, फॉरेस्ट्री अच्छी कर लो, साइंस अच्छा कर लो, पर्यावरण भाग में जान दो, सबके बनेंगे तो मेरे बनेंगे। और जनजाति तो आप याद करोगे क्योंकि एमपी आपने याद कर। तो बेटा आपको बता, 450 में से लड़कों के 250 नंबर पर इंटरव्यू बुला लिया, इतने कम नंबर पर इंटरव्यू बुला लिया, दे देना तो लड़कों की तो बौछार हो गई है। रेंजर की कम से कम 111, 100 कम से कम 105 या 100 रेंजर बनेंगे, और 8-9 एसीएफ बनेंगे। तो बहुत मेरे अनुसार तो ये अच्छा है बायो वालों की, कम मेहनत में ज्यादा चीज मिल रही, 1 साल तैयारी करनी है। और सिविल में क्या होता है, एक पेपर लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 6 पेपर लिखने पड़ते हैं 12th की सुनाई। एक भी पेपर खराब हो गया, नम कम आ रहा है, तो हम पीछे दोबारा से रह गए। इसमें माइनस मार्किंग है, परंतु एक दिन में खत्म हो जाएगा पेपर। मैंने ऐसा बच्चा देखा था, इस बार मैंने पढ़ाया था उसको, उसका सिविल भी दे दिया उसने, फॉरेस्ट में भी दे दिया उसने। अब बंदे का इतनी अच्छी किस्मत लगाया, तुक्का 270 नंबर आया, इंटरव्यू दे रहा है इस बार बिना मेहनत की। सिविल की तैयारी करता था बंदा, वो दे आया, चलो होगा सो देखा जाएगा, थोड़ा मैथ वगैरह पढ़ गया, देखकर दे आया, 276 नंबर आए। ऑब्जेक्टिव तो होता है ये रहता। अगर लगे अधिकारी बनना है बेटा, इस पर पूरी तरह से पीएससी ग्रेजुएशन, पर ये तब होगा बेटा, बीएससी होगी, मैथ वाला पार्ट होगा या बायो वाला पार्ट, और पढ़ लेना। वैसे तो मैथ बायो से ही करो तो नौकरी बड़ी करो, अन्यथा मत करो, मेरा तो ये कहना है। सत्य बात है, क्योंकि जब तुम पटवारी बन जाओगे ना, तो भी तुम्हारी खींच है। पटवारी बन गए, तहसीलदार तुमको पुकार रहा, आ जाओ। तहसीलदार, पटवारी तो छोटा ही होता ना, प्रशासनिक ही सबसे छोटी होती। और पटवारी के लिए फॉर्म कितने भरे हैं, बहुत सारे। क्योंकि हम इतना, राजा तो राजा ही होता है, पर बनो जो भी करना है, परंतु लाइफ में बड़े एग्जाम की तैयारी जरूर करना है एक बार। अभी उम्र नहीं है, परंतु लाइफ में एक बार बड़ा एग्जाम 2 साल तैयारी देना। तुम सोचो 6 महीने में निकाल दे, वो किसी का पप्पा भी निकाल पाता। 2 साल एक एग्जाम को देना, अब सिलेक्टेड हो जाने के बाद 2 साल उसे प्रॉपर तैयारी करना। और जो वर्दी के जुनून में, वर्दी का जुनून जिसका पुलिस का हो, वर्दी का जुनून वो लग जाओ, डीएसपी तो सीधे एएसपी बनते, एएसपी तो एएसपी बन जाओगे, बहुत अच्छा खेला है। पर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा प्रिया वर्मा है क्या, यहाँ की जो हमारी जो थे, महात्मा गांधी का हेड है वो डायरेक्टर, क्या नाम उसका ना, वो डीएसपी है, पहले वो डीएसपी बना। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं जहां से शुरू किया था, मैंने मुरैना क्षेत्र से पढ़ाना स्टार्ट किया। मुरैना का हूँ प्रॉपर, रहते हम लोग ग्वालियर में। तो प्रॉपर मेरा जो जन्म है, मेरा गांव है मुरैना का प्रॉपर।
और जो तिवारी सर है ना, और उनकी जो ससुराल है वो भाई भाई आसपास, हाँ मुरैना के, तो वो भी मुरैना के हैं। तो क्या हुआ, मैं जिस कोचिंग को पढ़ाना स्टार्ट किया था, एक शैलेंद्र शर्मा थे, शैलेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा तैयारी कर रहा जी थे, थोड़ा एजेड भी थे, 30-31 साल का प्लस हो। और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2014-15 से 16 से स्टार्ट किया था उनके यहाँ। अब क्या हुआ, बंदा पढ़ने में तो इंटेलिजेंट, उसका पूरा भूत सवार था कि मुझे पीएस क्लियर करना है, क्योंकि उसका एक अफेयर था। कारण क्या हुआ, 2011 की भर्ती में उसने पेपर दिया पटवारी का, और 2011 में सिलेक्टेड हो गया था, पटवारी हो गया था। अब वो घर से ही करता था, कुछ मुरैना चलता है, वो घर से ही ज्यादा काम करता था। अपने छोटा भैया नंदू था, वो ज्यादा काम देखता था उसका, पूरा लेन देन जो भी है उसका पूरा वही देखता, ये अपनी तैयारी करते थे। 2014 में मैं 14-15 पढ़ाने लगा, कोचिंग चलाई थी इन्होंने, कोचिंग डाल दी थी मुरैना क्षेत्र में, मीमांसा अकेडमी। इतना अच्छा बच्चा था उनके पास, इतना बच्चा था। और 2016 में अब क्या हुआ था, अब लव मैरिज ही सुन लो थोड़ा सा, कहते ना जब दिल पे लगी आग तो बंदा कुछ भी कर जाए। अब एक लड़की थी, इन दोनों का अफेयर था, अफेयर कह लो कुछ भी कह लो, था। तो कारण क्या होता, लड़की ने ये बताया कि लड़की सिलेक्ट हो गई, तहसीलदार हो गई थी। इन दोनों लड़का का अफेयर था, लड़की तहसीलदार बन गई थी। शादी सगाई की बात हुई, दोनों समाज सेम था, कास्ट सेम थी, परंतु पोस्ट वो तहसीलदार, ये पटवारी। अब जब उन्होंने घर पे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, तेरे पीछे सब पटवारी हैं, तू तहसीलदार ये कहा। आग लग गई, पटवारी रख दी कोने में, दो छोटा भैया चला रहा है पटवारी। हमारे यहाँ चलता है सरपंच और है, हमारे यहाँ चलता है ये सरपंच और है। हमारे यहाँ पे एक सरपंच है, लड़की है, शादीशुदा नहीं है, सब अब शादी हुई नहीं है, वो सरपंच बनी, उसका भैया सरपंच ही करता है। इसी तरह उन्होंने अपनी सर यहाँ पर रख दी कोने में, पटवारी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया भैया उसका। अब देखना स्टार्ट करेंगे। अब उसी दिन पीएससी क्लियर किया, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू था। लड़की का तहसीलदार जरूरी थी, परंतु उस दिन उसका उस रिजल्ट में उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो वो रह गई थी। और सर का मेंस क्लियर हुआ था, और ऊपर वाली कृपा से 2016 वालों को वो रैंक आई अच्छी, और डीएसपी बने, डीएसपी बने 2016 वाली रैंक। फिर उनका और नाम क्रेज हो गया, पूरा मुरैना क्षेत्र डीएसपी बन गया। उनकी कोचिंग में फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे ज्यादा बच्चे थे उनके मुरैना क्षेत्र का, सबसे ज्यादा थे। 17 वो 16 के बाद धीरे धीरे ज्वाइनिंग हुई, 17 उनकी ज्वाइनिंग हो पाई। अब लड़की से पूछा अब शादी करोगे, अब घर वाले क्या मना करे। जब फिर अब फिर दोनों की उन्होंने 2019 में शायद, लॉकडाउन से पहले 17-18 में शादी हुई दोनों की। अब एक छतरपुर में, एक शायद देवास वगैरह अभी फिलहाल, दोनों पोस्टेड है। तो ये होता है, तुम पैरों पे खड़े हो जाओ ना तो कुछ भी कर लो। तो बेटा रबड़ देख लिया, कोलाडी बिलियन होता है, ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है, अमेजन के जंगल वगैरह आपने देखते रहना। बेटा पढ़ने का एक तरीका और बता दूं, जो आईआईटी वाले जो लड़के होते हैं ना, वो पता है यूपीएससी आईएएस में क्यों सिलेक्टेड होते हैं, आपको पता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा ज्यादा आईएएस, बेटा हिंदी मीडियम के तो रैंक आई नहीं है कभी ज्यादा आईएएस में, यूपीएससी। 18वीं रैंक रवि कुमार की आई थी, कितने जन्म के बाद आई है, नहीं तो 300 रैंक होती हिंदी मीडियम वालों की। इंग्लिश मीडियम वालों में लड़का रैंक क्यों होती है, और आईआईटी ही सिलेक्टेड क्यों होता है, आईएएस बनता है। तुमने देखना, इतिहास उठा के देखना, आईएएस वाला आईआईटी वाला ही आईएएस बनता है, क्यों, वो पता है, ये पूरी रामायण को नहीं पढ़ेगा, पूरी रामायण को नहीं पढ़ता। उसका एक इंटरव्यू है, मैं सुनता हूं, उसने कहा एक मंत्र है, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो छाटना सीख गए, अगर आपको छाटना आता है ना तो आप सिलेक्शन कर जाओगे। छाटने का मतलब है कि पूरी रामायण थोड़ी पढ़ोगे इसमें से, आप अंडरलाइन कर लो अच्छी चीज कौन सी बात, और उसी को पढ़ के जाओ, मोस्ट है। ये रामायण नहीं आई इसलिए तो बता रहा हूँ, छाटना सीखो बेटा, अच्छी अच्छी चीजों को अंडरलाइन कर लिया करो। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन जल अवशोषण भी होता है, सुधार करके भी निकाला गया है लिखा है, तो है को भी याद करेंगे, वो नहीं करते। तो अंडरलाइन करके पढ़ोगे, समझ में आएगा। तो प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, इसमें रबड़ के वृक्ष लेटेक्स से प्राप्त किए जाते हैं। जो कहां से प्राप्त किया, लेटेक्स, दूध, ठीक है। और यहाँ पॉली आइसोप्रीन होते हैं, ये याद करना। प्राकृतिक रबड़ को प्राकृतिक रबड़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बहुलक होता है इसमें पॉलीमर होता है, वो कौन होता है, पॉली आइसोप्रीन होता है। पॉली आइसोप्रीन होता है, प्राकृतिक रबड़ में होते हैं, जिसे हम स्प्रिंग की तरह खींच सकते हैं।
क्या कर सकते? तो बेटा जो प्रश्न बनने वाला तो यही है, प्राकृतिक रबड़ कौन सा होता है? पॉइलो आइसोप्रीन होता है। और प्राकृतिक रबड़ कहां से मिलता है? लेटेक्स से मिलता है। ये ऐसे करना सीखो, जीवन में कोई एग्जाम देना ऐसे सीख गए, पढ़ना सीख गए और वो अंडरलाइन करना सीख गए, आपका ये कह रहा हूं आपकी बुद्धि दूसरों से ज्यादा बन जाएगी। सनसेलेसिड रबड़ क्या होता है, थोड़ा देखते हुए चलेंगे इसके भी। इसकी खोज जो थी सनसेलेसिड रबड़ की, इसकी खोज किसने की? मैथ्यूस और हैरिस ने की। ये भी पॉइंट बनेगा, इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग। इसकी खोज किसने की? मैथ्यूस और हैरी। और बेटा अगर आप पढ़ना सीख रहे हो तो एक शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट डायरी बनाओ। आपने प्राकृतिक रबड़ पढ़ी तो सबसे पहले इसको नीचे करके तुरंत लिख लो मैथ्यू रबड़, और तुरंत इसकी जो मेन मेन पॉइंट है उसको लिख लो। शॉर्ट नोट्स कहते हैं उसे, शॉर्ट नोट्स बनाओ ज्यादा से ज्यादा। और इसमें कौन सा बहुलक होता है? इसमें नियोप्रीन होता है। कौन सा होता है? और थाइकॉल होता है। तो ये भी ध्यान रखना, सनसेलेसिड रबड़ में कौन होता है? थाइकॉल होता है और नियोप्रीन होता है। इसमें कौन होता है? पॉलीआइसोप्रीन। बस इतना ही तो पूछा जाएगा, इतना ही याद रखना है। नियोप्रीन रबड़ क्या होता है? क्लोरोपिन के बहुलक। अब नियोप्रीन में कौन होगा? क्लोरोपिन। पूछा जाए बहुलक द्वारा बनती है या इस कारण सनसेलेसिड रबड़ भी कहलाता है। तुम्हें ये ध्यान रखना कि सनसेलेसिड रबड़ कौन होता है? मैथ्यूस ने की। इसमें नियोप्रीन होता है और थाइकॉल होता है। तो नियोप्रीन बनती है वो किससे बनती है? क्लोरोफिल से। बस अंडरलाइन करके अच्छे से याद कर लेना, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसका, ठीक है। और यहां पर देख लो नियोप्रीन का तो विद्युत में हीजो क्या होता है? हौज है, हौजो, हौजो, हौजो बनाने में करते, ठीक है। थाइकॉल को देखना, यार रबर किसका बना होता है? डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड। ये तो आने यही आएंगे बेटा, पूरा रामायण नहीं आएगी। प्रश्न पूछा है थाइकॉल में क्या पाया जाता है? डाइक्लोरो एथेन और पॉलीसल्फाइड पाया जाता है। यही बन के आएगा, पूरा रामायण नहीं आ रहे। इसका मिश्रण रॉकेट के ईंधन बनाने के रूप में भी किया था। रॉकेट के जो पार्ट होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं वो थाइकॉल के बने होते हैं, ठीक है। और बात तो प्राकृतिक रेशा भी आया, और रेशा भी यहां से देख लेते हैं, और आप अंडरस्टैंड करते चलना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से मुझे, कोई दिक्कत है जल्दी बताओ जल्दी। पीसीएम नहीं है सर, पीसीएम नहीं है। यस सर, यस सर, बता दो गुरुदेव, आप बता दो सर। सर बायो और केमिस्ट्री की एक क्लास में एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन करवा दें। साक्षी जी बिल्कुल करवा दूंगा। अभी थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है हमारा, इसलिए सिलेबस को थोड़ा दौड़ा रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी 2-3 दिन लगातार करवाऊंगा मैं, 4-4 घंटे की क्लास लूंगा, 2-2 3 घंटे की क्लास लूंगा। अभी थोड़ा सिलेबस को होने दो, सिलेबस हमारा फिजिक्स पूरा डला है। आज हम केमिस्ट्री को एंड करेंगे जिससे हम कल फिजिक्स की ओर बढ़ेंगे। पीसीएम नहीं हो। ओके साक्षी जी। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम पूछ सकते हैं सर, बायो और केमिस्ट्री की एक, ठीक है ठीक है, हाँ सर देख रहा है। और संगीता यस सर, बता दो गुरु जी, ओके ओके, ठीक है चलते। थोड़ा और बचा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक रेशे, रेशा जानते हो? फाइबर। रेशे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइबर। प्राकृतिक और पौधे से प्राप्त किया था फाइबर। देखो रेशा किससे प्राप्त किया था? कॉटन किससे प्राप्त किया था? पेड़ पौधों से। कॉटन किससे प्राप्त किया था? पेड़ पौधों से। परंतु यहाँ पर जो पौधा फाइबर जो होता है वो किसका बना होता है? ये याद कर लो बस। फाइबर जो होता है या रेशा जो होता है, ये याद कर लो दिमाग में, सेल्यूलोज का बना होता है। और बेटा जब फिजिक्स बायो पढ़ाई थी, सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज किस में बना था? पौधों भी पाया जाता है। कवकों की कोश का भित्ति, शैवालों की कोश का भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती थी। कवकों की कोश का भित्ति काइटिन की बनी होती थी। ये आपको बता चुका हूं। कल में हो सकता है कि आध घंटे आपको ऑब्जेक्टिव लगवा दूं, आधा घंटा। जैसे कल फिजिक्स फिजिक्स 1.5 घंटे पढ़ लेंगे, बचेगा आधा घंटा
उस आधे घंटे में जितना हो सकता है 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यस, बायो के कर लेंगे, साथ ही साथ लेके चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ये किससे मिला होता है, सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज कागज और टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल होता है, टेक्स्ट जो मतलब जैसे कागज वगैरह और जो पूरी पूरी जो प्लास्टिक शीट होती है कागज की बनाने किया जाता है, तो सेलुलोज का उपयोग किसमें करते हैं बेटा, कागज में। कॉटन बनाने, सन जूट, सन जूट हटाओ इसको, कॉटन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, प्राकृतिक रेशा जो होता है वो मोस्टली किससे बना होता है, सेलुलोज का होता है। जंतुओं से प्राप्त रेशे जो रेशम होता है आदि में प्रोटीन से बने होते हैं। पता, जंतुओं से भी जो रेशा प्राप्त, भेड़, भेड़ से क्या निकालता है, उसके बाल निकाले जाता है, रेस निकाला जाता है, और उसके क्या कंबल बनाए जाते हैं, ऊनी जैकेट बनाई जाती है। पर वनस्पति से जो रेशा बनता है वो सेलुलोज वाला। ये प्रश्न और आ रहा है, बस एक ही आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक में कुछ रसायनों द्वारा उपचारित जो रेयन जो होता है, रेयन, रेयन बन जाता है। अगर रेशे को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, उसमें रेयन मिलाओ। रेयन एक केमिकल है, रेयन। तो रेयन एक काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले रेयन बनाने के लिए सेलुलोज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देख लो, रेयन को कॉटन के साथ ही कलीन बनाने के लिए किया जाता है। तो रेयन को जो हमारी ऊन होती है, जो कॉटन, उसके साथ मिलाकर बनाया जाता है। और मुझे इसमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें आप देख लेना बच्चों, इसमें ये वाला पॉइंट जरूर देख के जाना बस। नायलॉन, नायलॉन में कौन सा होता है, एक्सोमेथिलीन डाइमीन होता है। और टूथब्रशों की सूखी रस्सियां, पैराशूट, मछलियां पकड़ने का कार कौन बनाता है, नायलॉन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, नायलॉन। नायलॉन की पहले चड्डियां आती थी, बचपन में पहनी होंगी, आज से 15-20 साल पहले बात के। नायलॉन की पहले चड्डियां पहनते थे हम लोग, नायलॉन की चड्डियां पड़ती नहीं थी। उसमें क्या होता है, एक्सामेथिलीन डाइमीन होता है। अब आपको बता दें, रस्सियां होती है, पैराशूट बनता है, वो कितना मजबूत होता है। मछली का जाल वो इसका बना होता है, नायलॉन का, ठीक है। पॉलिएस्टर, कपड़े, अग्निशामक, बता, आपको पता है ना, कपड़े, ऐसा सूट आ गया कि आप आग में भी चले जाओगे तो भी आप जलोगे नहीं, कपड़ा नहीं जलता। वो किसका बना होता है, पॉलिएस्टर, एथिलीन, टेरापेन। इस चीजों को आप क्या कर लेना बच्चों, देख लेना। आज मैं इसको द एंड कर रहा हूं, और आप इसको घर पे अच्छे से पढ़ते रहो। कल हम बेटा स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों थोड़ा सा समय हो तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ, ऑब्जेक्टिव। जिसने ऑब्जेक्टिव लगा लिए बेटा आपसे आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपसे आगे हो जाएगा। तो आज हम यहीं पर केमिस्ट्री का एंड करते हैं, कल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। उसके भी 10-12 टॉपिक जितने इंपोर्टेंट है वो आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसका बॉटनी बचेगी, बॉटनी को भी ले लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। मैं राहुल सिंह आज आपसे क्लास में विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, सभी को नमस्कार, कल मिलते हैं, थैंक यू।